मिला टाइम्स में खुशामदीद। दिल्ली के उत्तम नगर की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है, हकीकत सामने आ चुकी है। अब तक मीडिया में सिर्फ एक साइड का नरेटिव चल रहा था और उसी झूठ को सच मान लिया गया, लेकिन अब मुसलमानों की तरफ से भी सच्चाई सामने आ गई है, हकीकत सामने आ गई है। अब जो अफसोस की बात है वो ये है कि पुलिस ने, प्रशासन ने, मीडिया ने एक तरफ की बात को सच मानकर उसी को पूरे देश में फैला दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही दिन कह दिया था कि ये कम्युनल मामला नहीं है, इसमें रिलीजन और धर्म का लेना देना नहीं है, यह आपसी लड़ाई थी और उसमें विवाद आगे बढ़ गया, मामला बहुत दूर तक पहुंच गया। लेकिन दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की बीजेपी हुकूमत ने दिल्ली पुलिस की बात को भी नहीं माना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को सीरियस नहीं लिया गया और दिल्ली सरकार ने महज इस वजह से कि हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई हुई है और आपसी लड़ाई में एक हिंदू नौजवान की मौत हो गई है तो फौरी तौर पर मुसलमानों से बदला लेना ज़रूरी है। चुनांचे जांच होने से पहले ही, केस का फैसला आने से पहले ही एमसीडी के जरिए मुसलमान के घर को बुलडोज कर दिया गया, पूरा घर जमीन दोज कर दिया गया। उसके बाद 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, 16 को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी गिरफ्तारी एक तरफा की जा रही है। प्रशासन पर पूरा दबाव है, हुकूमत का, सरकार का, कि कैसे वन साइडेड गिरफ्तारी करनी है। जो कुछ महिलाएं बची है वो घर से फरार हैं, वो अपने घर में नहीं जा पा रही है, एक बच्चा गायब है और अब हिम्मत करके कुछ लड़कियां, कुछ औरतें सामने आई है और उन्होंने अपना दर्द बयान किया है, उन्होंने सच्चाई बयान की है कि उस दिन हुआ क्या था। मिला टाइम्स की टीम ने भी पिछले दिनों उत्तम नगर का दौरा किया, वहां जाकर के जायज़ा लिया कि क्या कुछ हुआ है। 4 मार्च का वाक़या है। 4 मार्च को होली थी और होली के दिन तकरीबन रात के 9 या 10 बजे एक घर की बालकनी से सायरा नाम की एक खातून पर, उनके साथ एक और लेडी थी, रंग डाला जाता है और जैसे ही रंग डाला गया तो सायरा ने एतराज़ किया। उसके बाद उनकी तरफ के लोग आ गए, इधर के लोग आ गए, विवाद बढ़ता गया। अब 2 नरेटिव आया। जो पहला नरेटिव आया था उस साइड से, यानी हिंदू समाज की तरफ से, ये कि एक बच्ची ने रंग डाल दिया मुस्लिम महिला पर और मुस्लिम महिला ने रंग डालने पर एतराज़ किया, विरोध किया। उसके बाद उधर के लोग आ गए, फिर इधर से बच्ची की तरफ से भी उनके चचा, उनके भाई वर आ गए, जिसमें तरुण का नाम है, दूसरे लोगों का नाम है, और दोनों में आपस में लड़ाई हुई और आपसी लड़ाई में तरुण की मौत हो जाती है। अब नरेटिव ये चला दिया गया कि होली के दिन रंग डाल दिया था एक बच्ची ने तो मुसलमानों को होली का रंग बर्दाश्त नहीं हो सका और मुसलमानों ने उस लड़की के चचा की और उसके रिश्तेदार तरुण की हत्या कर दी, जान से मार दी। उसके बाद बजरंग दल के गुंडों ने जाकर वहां एहतजाज करना शुरू कर दिया। लगातार ये झूठा दावा किया गया कि होली का रंग डालने की वजह से तरुण को मार दिया गया है। अगर मुसलमानों को हमारा होली खेलना पसंद नहीं है, मुसलमानों को होली का रंग बर्दाश्त नहीं है, तो मुसलमान देश छोड़ दें, वो पाकिस्तान चले जाएं, हम यहाँ रहेंगे, होली खेलेंगे, होली का रंग पड़ेगा किसी न किसी पर। लेकिन अगर किसी को इस पर एतराज़ है, कोई अगर हमारी जान ले सकता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राइट विंग के जितने एक्टिविस्ट हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, मीडिया में यही खबर चलाई जाती है, सरकार पर प्रेशर बनता है और 8 मार्च को एमसीडी के जरिए पूरे घर को बुलडोज कर दिया जाता है। 4 मंजिला घर था और पूरा का पूरा ज़मीन दोज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये इलीगल तरीके से घर बना हुआ था, सरकारी प्रॉपर्टी पर घर बना हुआ था। लेकिन सिर्फ वो घर तो वहाँ पर नहीं है, जिस शक्ल में ये घर बना हुआ था उसी तरह दूसरे घर भी बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ यही घर कैसे इलीगल इंक्रोचमेंट हो गया। अब पूरी सच्चाई सामने आई है। जो मुस्लिम फरीक है उधर की महिलाएं सामने आई है और एक लेडी है शाहीन, उन्होंने सामने आकर के बताया कि 4 मार्च के दिन हुआ क्या था। 4 मार्च को बालकनी से ऊपर से 19 साल के लड़कों ने रंग डाला था, किसी बच्ची ने रंग नहीं फेंका था, बल्कि 19 साल के लड़के ने गंदा पानी सायरा के बदन पर फेंक दिया था। सायरा ने उसका विरोध किया। उसके बाद कुछ और लड़के उधर से आ जाते हैं, फिर सायरा के भी घर के कुछ लोग आते हैं और जो ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्ग थे वो इस मामले को हल करना चाह रहे थे, सुलझा रहे थे। इसी बीच तरुण वहाँ पर आता है और तरुण ने अपने साथ अपने कई दोस्तों को बुला लिया फ़ोन करके, और जब तरुण और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं तो वो लोग हमला शुरू कर देते हैं। यानी तरुण जब वहाँ पर आया तो उसके हाथ में लाठी थी, उसके किसी दोस्त के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में सड़िया था। तो ये लोग हथियार के साथ, लाठी डंडा के साथ वहाँ पर आते हैं और पहले से दोनों तरफ के बुज़ुर्ग बड़े जो बातचीत के ज़रिए मसले को हल कर रहे थे, तरुण ने अपने दोस्तों के साथ आते ही लाठी डंडा से मारना शुरू कर दिया। उसके
उसके ग्रुप के लोगों ने मुस्लिम खवातीन के साथ बदतमीज़ी की, बदन को टच किया, छेड़खानी की। इधर से भी कुछ लोगों ने अपना दफा किया, बचाव किया, दोनों तरफ से पथराव हुआ, इधर से भी मारा गया, उधर से भी मारा गया। इस बीच तरुण के साथ ही एक और लड़का था, अरुण कुमार, जो मारना तो चाह रहा था मुस्लिम ग्रुप को, लेकिन धोखे से उसका डंडा, उसका रड तरुण के सर पर जाकर लगता है और तरुण की मौत हो जाती है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी पता चलता है कि तरुण के जिस्म पर कई सारे चोट लगे हैं। अब जैसे ही तरुण की मौत होती है, पूरा मामला वन साइडेड बन गया। सब लोग तरुण के साथ चले गए कि तरुण को मार दिया गया, लेकिन ये लड़ाई आपस में हुई थी और तरुण के जरिए लड़ाई की शुरुआत हुई थी। शाहीन ने यह भी बताया कि तरुण के साथ जो लड़के आए थे उन्होंने पी रखा था, वो होश में नहीं थे, नशा कर रखे थे और उन लोगों ने तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया था। द ऑब्जर्वर पोस्ट ने इस खातून का इंटरव्यू किया है जो सायरा की रिश्तेदार है, आप सुनिए। मेरा नाम शाहीन है। ये जो पेश आया, ये सब कुछ होली वाले दिन पेश आया था, 4 तारीख को, बुधवार वाले दिन। और ये सब कुछ मेरी बुआ के साथ पेश आया था। मेरी बुआ साड़ी का सामान लेने जा रही थी, जब जा रही थी तब भी पानी डाला जा रहा था, लेकिन बुआ ने तब कुछ नहीं कहा था। बाद में जब बुआ आ रही थी तो प्रिंस नाम का लड़का है, उसने मेरी बुआ के ऊपर गुब्बारा फेंका था कीचड़ से भरा हुआ। तो मेरी बुआ ने जब शोर किया, थोड़ा चिल्लाया, तो उसके घर वाले सारे बाहर आ गए। उनके घर में 4 लड़के और थे, वो भी सारे नशे में थे, दारू पी रखी थी उन सभी ने, सभी के सभी बाहर आए। उनके घर वो लड़के जो थे वो मेरी बुआ से बदतमीजी कर रहे थे, तो मेरी बुआ ने शोर शराबा किया, तो मेरा भाई वहाँ पे चला गया। मेरे भाई को देख के उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। तो मेरे घर के बड़ों को पता चला, तो मेरे घर के बड़े वहाँ पे गए, उन्होंने बातचीत की, उनके घर के बड़े भी आए थे, कॉम्प्रोमाइज की बातें चल रही थी। पीछे से किसी ने तरुण को फोन किया, तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। पर अल्लाह कसम, अल्लाह गवाह, इस चीज का हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक हाथ में हम कुछ भी नहीं लेके गए थे और उन लोगों ने आते ही सब बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ मारना शुरू कर दिया, सीधा सरों पे वार करना शुरू कर दिया। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा, सबके माथे पे वार किया। सबके सब एक लगते ही नीचे गिर रहे थे, सभी के सभी घायल थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ बैलून की बात नहीं। मेरा खुद भाई जिसको मारा गया था जोर से, जिसको दौरे पड़े, वो अभी भी गायब है, पता नहीं कहाँ है, मरा भी है कि जिंदा है, हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो खुद भी गुलाल से होली खेला था उस दिन भी। हमें रंगों से कोई तकलीफ नहीं, नहीं गुब्बारा से कोई तकलीफ है। सुबह हमें इसीलिए ही नहीं निकले थे, मेरी बुआ रात में इसीलिए ही सहरी सामान लेने गई थी कि अब रात के 11:30 बज रही है, तो अब कोई होली नहीं खेल रहा होगा, मैं सामान लेने चली जाती हूँ। फिर भी उन्होंने गुब्बारा फेंक के मारा। और ये जो लड़ाई की बात कही जा रही है, पता नहीं कब का ये अपना हमसे निकाल रहे हैं। 2011 में हमसे झगड़ा हुआ था इनका, जब पहले, पता नहीं उसी बात का तो इनको कोई अपने अंदर लेकर नहीं बैठे थे। जब बातें चल रही थी, कॉम्प्रोमाइज की बातें हो रही थी, हमारे घर के बड़े भी बात कर रहे थे, वो भी बात कर रहे थे, बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया और पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था, इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसके साथ और भी लड़के थे और उसी हमने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर नहीं पाया। उसी के साथ जो उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से, मेरे चाचा का लग रहा था वो पीछे से, मेरे चाचा का और उसका थोड़ा फिगर पीछे से सेम लगता है। तो उसने, और वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। तरुण को ही अरुण ने सर पे मारा था और तरुण वहीं पे गिर गया था तब की तभी। तो अपने ही लोग को क्यों मारेंगे वो? उनको ये हुआ होगा, जो नशे में थे सारे। मेरे चाचा लग रहा होगा उन्हें। जब मेरे चाची बाद में आई थी तो मेरी चाची ने तरुण को देखा तो वो डर गई थी, उन्हें ये लगा कि ये मेरे चाचा है। पहले वो भी डर गई थी क्योंकि उनका फिगर वगैरह सब थोड़ा सेम लगता है। ये सच्ची था, मेरा भाई एडमिट था और उसको डॉक्टर्स के थ्रू ही पता नहीं कहाँ करा दिया गया। मेरी चाची को और मेरी दादी को जबरदस्ती रात के 3 बजे कहा गया, इधर साइन करो छुट्टी देंगे, इधर साइन करो छुट्टी देंगे, डिस्चार्ज करेंगे। मेरी बुआ और चाची ने, मेरी चाची और दादी ने, बुआ नहीं चाची और दादी ने मना कर दिया कि अभी हम छुट्टी नहीं लेंगे, अभी हमारे बच्चे की हालत सही नहीं है, अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनसे जबरदस्ती साइन किया गया, उनका फोन भी उनसे लिया गया, लॉक खुलवाया गया, चेक किया गया, पता नहीं क्या किया गया। बाद में जब डॉक्टर ने ही कहा, जब साइन वगैरह करा लिया कि आप हमारे साथ ही चलो, आपको बाहर गाड़ियां नहीं मिलेगी जाने के लिए इतनी रात को, मेरी चाची और दादी हाँ कह देती है, मेरी चाची और दादी हाँ कह देती है और वो उनके साथ चल लेती है। और 1-1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो कहीं जाके गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद दूसरी गाड़ी आती है जिसमें एक औरत और एक आदमी बैठा होता है। मेरे भाई को खोलती है गेट, भाई को लेते हैं, इतनी जोर से पटकती है उस गाड़ी में जैसे एक बोरे का
कट्टे को पटक रखा और फट से लेके चल जाती। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी, उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। और वो जो कार चला रहा था जिसमें मेरी दादी और मेरी चाची बैठती, उसने भी ये कहा कि चलो अब जाओ, हमारा काम हो गया, गया तुम्हारा बेटा, गया तुम्हारा पोता। तो आप लोगों की तरफ कितने लोग जख्मी हुए हैं? मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे 2 चाचा है, 3 4 5 मेरे 7 और मेरा 2 3 4 भाई हैं। मतलब कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया है। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। हमारे घरों पे बेफिजूल में आग लगाई गई है, बेफिजूल में तोड़ा गया। कोई लीगल, कोई कोर्ट का उनके पास कोई नोटिस था जो उन्होंने तोड़ा है? उन्होंने बेवजह तोड़ा। हमारी कार में आग लगा दी, हमारे घरों में घुस के हमारे घरों के ताले तोड़ दिए। हम अपनी हिफाजत के लिए अपने घर से आए थे कि हमारी हिफाजत। हमारे घर में कोई शख्स नहीं था, मर्द नहीं था जो हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पे हो। हमारे हर एक मर्द को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है। कोई हिंदू मुस्लिम का वो नहीं है। जब से कॉलोनी बसी है तब से वो लोग भी वहीं रह रहे हैं, तब से हम लोग भी वहीं रह रहे हैं। आपस में त्योहार भी मनाते हैं, आपस में अच्छे से रहते भी, हमेशा प्यार मोहब्बत से ही रहते। लेकिन 2011 में हमसे थोड़ा झगड़ा हुआ था। उस झगड़े को लेकर या किसी और बात को लेकर मुझे नहीं पता उनको किस बात की दिल में उनको तकलीफें थी, उन्होंने किस बात की हमसे खुंदस निकाली अपनी, मुझे इस बारे में नहीं पता। वो पता नहीं क्या लेकर अपने दिल में बैठे थे कि कोई दिन मिले और हम उनसे करें। और यहाँ तक कि 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा। यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। हमारे घर के बच्चे जब खेल रहे होते थे उन्हें भी कहता था चलो चलो भागो यहाँ से, चलो अंदर चलो अंदर चलो, उन्हें डराया करता था और बच्चे डरते भी थे। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। हम सिर्फ ये सोच के नहीं बोलते थे कि पड़ोसी है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं जाता। लेकिन आज उसको इतना सपोर्ट भी सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बजरंग दल से है। छेड़खानी हुई थी, बेड टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था, प्रिंस। और ये जो तरुण भी है जो प्रिंस के साथ झगड़ा, जो प्रिंस ने गुब्बारा फेंका, ये दोनों फैमिली थोड़ी दूर दूर है, एक ही नहीं है। लेकिन तरुण पीछे से आगे, पता नहीं उसको किसी ने फोन करके बुलाया है और वो अकेला नहीं आया, तो 15-20 लोगों के साथ आया था। बात हमारी प्रिंस के घर वालों से थी क्योंकि प्रिंस ने ही मेरी बुआ के ऊपर वो गुब्बारा फेंक के मारा था और बैड टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहां मर्जी हाथ लगाया जा रहा था। इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। कोई अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए बाहर ना आए ये सोच के कि हमारे घरों को तोड़ देंगे या हमारे को जेलों में बंद कर देंगे। लोग अपनी बेटी की हिफाजत ना करें, हिफाजत के लिए निकलते तो वो जेलों में डालते रहे। हमारे घर में कुछ दिनों बाद शादी थी, हमारे घर में कैश भी था, ज्वेलरी भी थी, हमारे घर में हमारे डॉक्यूमेंट्स भी थे, हर एक चीज हम घर में ही छोड़ कर आए। हम हमारे साथ कुछ भी नहीं लेके आए, सिर्फ हम अपने आप को लेकर आए। हमारे साथ कुछ भी नहीं है। हमारी हर एक चीज, हमारा कैश, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी ज्वेलरी, हमारे क्लोथ सब वहीं पे पड़ा है। सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया। हमारी 3 कार उन्होंने जला दी, जिसमें एक वैन है, एक अल्टो और एक एक्स्टर थी। हमारी एक बाइक को जला दिया, एक स्कूटी को जला दिया। ये इतना सब कुछ करने का हक इन्हें किसने दिया? जब हमारे लोगों को पकड़ लिया गया है तो फिर ये सब करने का क्या मतलब बनता है? हमारे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है तो फिर घरों को तोड़ने का क्या हक बन रहा है इन लोगों को? बेहद गलत सोच है लोगों की, बिल्कुल गलत सोच है कि कुछ भी हो जाए, छोटी सी चीज हो जाए और बुलडोजर चला दिया जाए। इंसान की पूरी जिंदगी लगती है घर को बनाने के लिए। एक छोटी सोच का लोग एक छोटी सोच ही ऐसी सोच रखती है कि कुछ हुआ, छोटी सी चीज हुई, चलो बुलडोजर चला दो। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं, आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। बजरंग दल को सिर्फ एक इश्यू चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट ही चाहिए था उन्हें, सिर्फ एक पॉइंट चाहिए था कि कोई छोटा सा पॉइंट मिल जाए। उन्हें वो मिल गया, इन्होंने खींच दिया, जबकि इतनी बड़ी बात थी ही नहीं। कॉम्प्रोमाइज की बात चल रही थी, पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे 10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ टूटे, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है और मेरे भाई को दौरे पड़ रहे हैं। मेरा एक भाई है जिसको वो बार बार सेम सवाल कर रहा था हमसे, क्या हो गया, सेम सवाल हमसे कर रहा था। उनको इतनी जोर जोर से चोटें लगी है। हमारे शख्स को सामने तो लाया जाए जो जख्मी है, उनकी ट्रीटमेंट तो कराई जाए। पुलिस यहाँ पर भी आई थी,
पुलिस को सिर्फ हम ही गलत दिख रहे हैं। पुलिस बैठे बैठे घर तोड़वा रही है, क्राइम देख रही है। पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, ना कि बैठे बैठे क्राइम को होते देखना। पुलिस हमारे पास आई थी, मेरे 2 भाई हमारे पास सेफ थे, जिसमें से एक का तो कोई नाम ही नहीं था उनके पास, फिर भी वो उसे उठा के लेके गई है। और एक तो माइनर है, उस माइनर को लेने आई थी वो। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? 3 औरतों की भी हाँ जी, सुबह मेरी बुआ को साथ लेकर आए थे वो, ताकि वो उन्हें लोकेशन बता सके। और उन्होंने गालियां भी दी हमें कि चलो चलो खड़ो, मतलब गंदी गालियां भी दे रहे थे, रैप्टे धरेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतनी मतलब गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहे थे हमसे वो सुबह 4 बजे। और मेरे दोनों भाइयों को उठाकर ले गए, जिसमें से एक की तो गलती ही नहीं, एक का तो कोई उनके पास नाम भी नहीं था कि इसको भी लेके जाना है। हम FIR कराने गए थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की जा रही। बिल्कुल हमारी पुलिस नहीं सुन रही है। और हमारी घर की औरतें गई थी, हमारे घर का मर्द तो बचा ही नहीं है अभी बाहर, कोई भी मर्द हमारा नहीं है। और यहाँ तक कि उन शख्स को भी जेल में डाला गया जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। जो मेरी दादी के भाई हैं, वो बहुत बुजुर्ग इंसान है, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्हें भी जेल में रखा गया। मेरे बड़े दादा हैं, उनको भी जेल में रखा गया है, जो दवाइयों पे चल रहे हैं। तो 14-15 है रिजवान, वो जब बाहर आया है बुआ की आवाज सुन के, तो उसके ऊपर हाथापाई की गई। तो हमारे घर के बड़े भी पहुंचे। पीछे से जब तरुण आता है तो उसी के सर पे सबसे पहले वो 3 से 4 बार वार करता है, और इतनी जोर से वो गिर जाता है जमीन पे। उसको दौरे पड़ना वहीं शुरू हो जाते हैं। उसको जब दौरे पड़ते तो हमारे घर के इतने घबरा जाते हैं, उसको लेकर जाया जाता, कोई लेकर नहीं जाने दे रहा था। वहीं पर हम थे, काफी देर तक कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया था उसको, वो वहीं पर पड़ा था। और जब पुलिस को फोन किया गया, वो लेके गई, वो दीनदयाल में लेके गई। दीनदयाल में हमें कोई फोन नहीं मिला उसके लिए। वो कहा गया कि हमारे पास सामान नहीं है, अच्छा ये वो फलाना, आप इसको सफदरजंग ले जाओ। वहां पर लेके गया, वहां पर भी उसका ट्रीटमेंट हुआ, कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर हम खुद से उसको वर्ल्ड ब्रेन सेंटर लेके गए, जो दाबड़ी मोड़ पर है। वहां पर उसको ले जाया गया, उसको रखा गया। लेकिन बाद में अगले दिन रात के 3 बजे वही डॉक्टर्स वगैरह ने फालतू इल्जाम वो किए, 3 बजे साइन करो, ये करो, डिस्चार्ज करेंगे। उनको ले जाया गया। फिर रात के 3 बजे जब उनको 1-1.5 किलोमीटर दूर ले आया, मेरे भाई को उठाकर ले गए। अब पता नहीं वो किस हाल में है, कहाँ है, क्या, पता नहीं कौन थे वो लोग। दूसरी कार में आए, एक औरत थी, एक आदमी था। वो उठाते हैं, पटकते हैं कार में इस तरीके से जैसे एक बोरा हो, फेंक देते हैं उसको और ले जाते हैं। और अभी तक भी हमें पता नहीं है वो जिंदा है कि वो मर गया, उसकी कैसी हालत है, उसको ट्रीटमेंट मिल रही है नहीं मिल रही। यहाँ तक कि जो मेरे घर वाले जेल में, उनको भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। वो भी बेहद नाजुक तरीके से वो जख्मी है। वहां पर जब साइन नहीं किया जा रहा था तो वहां पे बाकी 2 लोगों को बुलाया गया, वो जो वर्दी में नहीं थे, पता नहीं कौन थे, और कहा जा रहा था कि वो पुलिस है। अब पता नहीं वो पुलिस थी कि नहीं थी, लेकिन वो वर्दी में नहीं थे। जबरदस्ती उनको बुलाकर साइन कराया गया था। और उनसे उन 2 लोगों ने उनसे फोन भी लिया, उनका फोन लिया, उनसे लॉक खुलवाया। फिर साइड में जाके पता नहीं उनके फोन में क्या देखा, क्या किया, पता नहीं, फिर बाद में फोन दे दिया। आपने सुना इस खातून को, इन्होंने पूरी सच्चाई बताई है, हकीकत बताई है। और अगर इसको सुना जाए, इसको समझा जाए, तो फिर सारा कसूर तो तरुण के ग्रुप का है, उस तरफ का है कि उन लोगों ने ही आपसी झगड़े को कम्युनल एंगल दे दिया। और मैंने बताया कि पुलिस ने शुरू में ही कह दिया था कि ये कम्युनल एंगल नहीं है, आपसी विवाद है। मिला टाइम्स की टीम ने भी ग्राउंड का जाकर जायज़ा लिया, वहाँ लोगों से बातचीत की। उत्तम नगर की जो जे कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है, और वहाँ हिंदू मुसलमान बरसों से साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पर वो हिंदू मेजॉरिटी इलाका है या मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, बल्कि वहाँ मुसलमान भी है, हिंदू भी है। किसी गली में हिंदू ज़्यादा है, किसी गली में मुसलमान ज़्यादा है, लेकिन दोनों साथ रहते हैं। वहाँ मस्जिद के सामने एक पकौड़े की दुकान है, खजूर की दुकान है। और अगर कहीं पर मस्जिद है और मस्जिद के सामने कोई पकौड़ा बनाकर रमज़ान में बेचता है, इफ्तार के लिए लोग उसका पकौड़ा ख़रीदते हैं। अगर कोई सवई बेचता है, कोई खजूर बेचता है, मस्जिद के सामने दुकान है, तो दुकान किसकी मानी जाएगी? एक मुसलमान की ही दुकान होगी। लेकिन उत्तम नगर में मस्जिद के सामने पकौड़ा की जो दुकान है, खजूर की दुकान है, किसी मुसलमान की नहीं, बल्कि एक हिंदू की दुकान है। और आज से नहीं, बरसों से उसकी दुकान है और कभी उसको कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई कि यहाँ तो हिंदू मुसलमान का कोई विवाद ही नहीं है। तो वहीं एक तस्वीर ऐसी भी है जो आपके दिल को खुश कर देने वाली है। मेरे सामने ठीक मस्जिद है, रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन मस्जिद के गेट के सामने एक दुकान है। आप देख सकते हैं कि सेवैयाँ हैं, खजूर हैं और कुछ पकौड़े हैं। जो इफ्तार का वक्त है तो बिक चुका है, हम आपको दिखा नहीं सकते। और ये जो दुकान चलाने वाले हैं वो कोई मुस्लिम नहीं है बल्कि हिंदू हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भी आपका? मोहनलाल। अच्छा मोहनलाल जी, कभी आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई है मस्जिद के सामने?
कभी नहीं हुई। अच्छा, देश में अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो या हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे पूरा मुस्लिम इलाका है, कभी आपको किसी ने परेशान करने किसी ने नहीं, मुझे 22 साल हो गए काम करते हुए। 22 साल हो गए? अच्छा, 22 साल से आप ये दुकान लगा रहे हैं। अच्छा, ये परिवार के जो लोग हैं और भी लोग हैं आपके साथ? हाँ बिल्कुल साथ हैं, भाई है मेरा छोटा भाई। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? संजय कश्यप। अच्छा, आपको मैंने पकौड़े बनाते हुए देखा था, कभी आपको कभी ऐसी परेशानी हुई? नहीं, कभी कोई दिक्कत किसी ने कोई बदसलूकी की या किसी ने कहा कि ये हिंदू है इससे सामान मत लो? नहीं, ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा, जो ये अभी पूरा माहौल चल रहा है देश का, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेके क्या कहेंगे, जो है मतलब जो गलत हुआ है ना जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा, जो यहाँ पे पूरा हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम इलाका है, मुसलमान लोग ज़्यादा हैं, तो आपसे मिलजुल कर रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, खाना पीना? बिल्कुल लगा रहता है। ईद पे हम उनके घर जाते हैं, होली दिवाली पे वो हमारे घर आते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको देखा कि आपकी बच्ची जो है इफ्तार लेकर जा रही थी गमले में, तो मतलब ये हमें जी पड़ोस घर से आई है, वो हमारे घर डेली लेके आती है। तो आपने होली में खिलाया उन्हें? बिल्कुल। अच्छा। होली दिवाली पे हम भी देते हैं उनके यहाँ, वो हमारे यहाँ भी आते हैं, हम उनके घर जाते हैं ईद पे। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग ये भी कह रहे हैं, जैसा अभी वो मामला हुआ है पिछली कॉलोनी में, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुस्लिम जो है वो हिंदुओं को सताते हैं इस तरह। मुस्लिम हमेशा उनके साथ है, आज भी उनके साथ में है। जो हुआ गलत हुआ, प्रशासन जो भी उनको सजा देगा सब मुस्लिम भाइयों को मंजूर है। कभी कोई ऐसा मुस्लिम आपको दिखा कि इस पूरे मामले को समर्थन कर रहा हो या ऐसा कुछ? नहीं, मुस्लिम को समर्थन उस बात को नहीं कर रहा है। मतलब आप मानते हैं कि गलत है, सही सही गलत है, वो गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई आज हुई भी है। आपने सुना, इस रिपोर्ट को ये पकौड़ा बनाने वाला हिंदू कह रहा है, लेकिन गिरफ्तारी वन साइडेड हो रही है, नैरेटिव एकतरफा चल रहा है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 16 को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से एक उमरुद्दीन है जिनकी उम्र 49 साल है। उसके बाद जमुद्दीन है जिनकी उम्र 36 साल है। कमरुद्दीन है वो 36 साल के हैं। मुश्ताक हैं 46 साल के हैं। मुजफ्फर 25 साल के हैं। ताहिर 18 साल के हैं। इमरान उर्फ बंटी 38 साल के हैं। सायरा उर्फ काली जिस पर रंग डाला गया था ये 40 साल की है। उसके बाद शरीफन है 50 साल की। सलमा 36 साल की। सुहेल 21 साल उम्र। समीर 20 साल। फिरोज़ 22 साल का है और इस्माइल 50 साल के। तो ये 16 मर्दों ख़वातीन हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। मज़ीद की तलाश जारी है और इनमें सबसे कलीदी मुलजिम बनाया गया निज़ामुद्दीन को और कहा गया और उनके घर को भी बुलडोज़ कर दिया गया। सायरा पर पूरा इल्ज़ाम लगा दिया गया, जबकि सायरा के साथ ज़्यादती हुई, बदन को टच किया गया और अब उस पूरे इलाके में डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया है। बजरंग दल ने उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लगातार प्रोटेस्ट कर रखा है। वहां जाने वाले मुसलमानों को मारा जाता है। शनाख्त की जाती है कि हिंदू है या मुसलमान है। वहाँ दुकानें बंद है। सिर्फ वही पकौड़ा वाला जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाया उसकी दुकान तो खुली हुई है, लेकिन जो मुसलमान हैं उनकी दुकानें बंद है। पुलिस का दावा है कि उसने 150 से ज़्यादा बैरिकेड लगा रखे हैं तमाम गलियों में। एक गली से दूसरी गली में जाना मुश्किल है। वहाँ के मकामी लोग ये कह रहे हैं कि इफ्तार के बाद यहाँ पर रौनक नज़र आती थी, नौजवान रहते थे, लेकिन अब गलियों में सन्नाटा है। रमज़ान का महीना चल रहा है लेकिन सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ है। जे कॉलोनी की मार्केट में जो ईद की शॉपिंग होती थी अब वहाँ शॉपिंग बंद है। दुकानदारों का नुकसान हो रहा है और पुलिस ने पहले दिन कह दिया था, लेकिन सरकार ने और इस तरह के जराइम पेश अफराद जो हर मामले में हिंदू और मुसलमान करते हैं उन्होंने इस मामले को भी वही रुख दे दिया और मीडिया ने सच्चाई जाने बगैर वन साइडेड रिपोर्ट चला दी और इन लोगों ने जश्न मनाया कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चल रहा है उसी तरह अब दिल्ली में भी बुलडोज़र चलने लगा है। अब सच्चाई सामने आ चुकी है और इस सच्चाई को तमाम लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी
हिंदी डेस्क है, मिल्ला टाइम्स का उर्दू और बांग्ला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर ख़बरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम ख़बरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्ला टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्ला टाइम्स की ऑफिस है, मिल्ला टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्ला टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्ला टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्ला टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्ला टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्ला टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्ला टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।